हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो अभी हमने आपको पढ़ाई है। स्केल पढ़ाई है, परीक्षण पढ़ाए हैं, स्केल अभी नहीं पढ़ाई हैं। जो आपको टूल्स पढ़ाए हैं, टूल्स में कौन कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए, उनको वैलिडिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वो मानकीकृत होने चाहिए। ठीक है, तो उन परीक्षण में कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण भी, निर्धारण मापनी भी पढ़ाए, आपको क्षेपीय विधियाँ भी पढ़ाई हैं। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सारे परीक्षण भी आपको पढ़ाए हुए हैं। प्रश्नावली, तो इनमें परीक्षण के जो क्वेश्चंस हैं उनको करवाने वाले हैं हम आज। ये क्वेश्चंस आपका है 2019 का ही क्वेश्चंस है। इसको देखते हैं। परीक्षण की किस विधि में विद्यार्थी को अपनी उपलब्धि दर्शाने की इष्टतम गुंजाइश रहती है। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्षमता परीक्षण भी पढ़ा चुके हैं। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि क्लास में आपने कितना सीखा। ठीक है, जो उपलब्धि परीक्षण होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, आपने कितनी उपलब्धि प्राप्त की। ठीक है, आप में किस किस ज्ञान का, किस कौशल का, किस आदतों का विकास हुआ। ठीक है, जो आप क्लास में जो परीक्षण होते हैं जिनमें आप पास होते हैं, जो रिजल्ट आता है, जो आपके पास मार्कशीट होती है, उसको कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। मतलब कि यदि आपने नेट क्वालिफाई हो गए तो आपके पास नेट की उपलब्धि है। ठीक है, वो मार्कशीट जो होगी वो आपकी उपलब्धि परीक्षण है। लेकिन इसको इष्टतम दर्शाने की गुंजाइश रहती है। तो ऑप्शन है गति परीक्षण, क्षमता परीक्षण, विशुद्धता परीक्षण, तो मानक परीक्षण। तो जब हम जिस क्षेत्र में टैलेंटेड होंगे तो हम उसी क्षेत्र में अपनी क्षमता का विकास कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे एक ही क्लास में सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है, उसी क्लास के विद्यार्थी कुछ नेट क्वालिफाई करते हैं, कुछ जेआरएफ करते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ एडवोकेट बनते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बनते हैं, कितनी उसमें अभियोग्यता होती है, कितनी उनकी क्षमता होती है, तो इसको कहते हैं क्षमता परीक्षण। तो ये इसका आपका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, कि किस विधि में विद्यार्थी को अपनी उपलब्धि दर्शाने की इष्टतम गुंजाइश रहती है। तो ये होता है क्षमता परीक्षण की हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उपलब्धि दर्शाने की इष्टतम गुंजाइश रखता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड। तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी जून का ही क्वेश्चन है आपका। ये दिसंबर का क्वेश्चन है, 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। परिशुद्धता, संगतता और प्रयुक्त, सॉरी अभी हमने आपको स्केल पढ़ाई नहीं है। ठीक है, इसके बाद करवा देंगे इस क्वेश्चन को। आगे है आपका ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, कि किसी शोध उपकरण की, ये भी क्वेश्चन आपका 2019 का ही क्वेश्चन है, दिसंबर का क्वेश्चन है ये। किसी शोध उपकरण की विश्वसनीयता के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो शोध उपकरण में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये टॉपिक आपको क्लियर करा चुके हैं। तो जो शोध उपकरण होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो किसी दिए गए परीक्षण उपकरण के लिए विश्वसनीयता नियत होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। किसी भी उपकरण के लिए विश्वसनीयता नियत नहीं होती है। कोई भी उपकरण, आपको हमने पढ़ाया था, तब विश्वसनीय होता है जब वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, जिस उद्देश्य के लिए हमने उसको बनाया है। यदि वो उस उद्देश्य को माप रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो वो परीक्षण कैसा होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है, और अगला है, यह परीक्षण उपकरण पर प्राप्तांकों का सहसंबंध है। ठीक है, यह परीक्षण उपकरण पर प्राप्तांकों का सहसंबंध है। आगे देख लेते हैं। विश्वसनीयता का मान ऋणात्मक हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। विश्वसनीयता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हो सकता है लेकिन उपकरण की विशेषता नहीं है। यहाँ पर केवल हम उपकरण की विशेषताएं पूछ रहे हैं कि किसी शोध उपकरण की विश्वसनीयता के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो जो शोध उपकरण विश्वसनीय होगा, यदि वो उपकरण विश्वसनीय है, तो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो विश्वसनीयता का मान ऋणात्मक हो सकता है। यदि कोई उपकरण विश्वसनीय होगा तो उसका मान ऋणात्मक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए और सी ऑप्शन में हटा लेते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि
इससे हमारे टाइम की बचत होती है, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है। तो हम ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन पढ़ें। यदि हमारा 1 या 2 पढ़ के आंसर सही आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को सही लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस ऑप्शन में ए होगा वो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला पहले गलत हो गया और थर्ड वाला गलत हो गया। अब आपका बच्चा सेकंड और फोर्थ। तो ठीक है, विश्वसनीयता का मान ऋणात्मक हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो आपका फोर्थ भी गलत हो गया। ठीक है, यह प्रतिदर्शों के आधार पर परिवर्तित होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सैंपल जो होता है, सैंपल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही विश्वसनीयता हमारी निर्धारित होती है। यदि हमारा सैंपल का साइज बड़ा होगा तो उसकी विश्वसनीयता कैसी होगी? ज़्यादा होगी। यदि सैंपल का साइज कम होगा तो वो सैंपल की विश्वसनीयता कैसी होगी? ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो प्रतिदर्शों के आधार पर परिवर्तित होता है, तो ये बात भी सही है। यह प्राप्तांकों की विचरणशीलता से प्रभावित होता है, तो ये बात भी, यह प्राप्तांकों की विचरणशीलता से प्रभावित होता है, क्योंकि यदि जो प्राप्तांक है वो यदि ज़्यादा फैले हुए हैं तो उनसे भी जो हमारा उपकरण होगा वो कैसा होगा? प्रभावित होता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा पहला, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपका यह परीक्षण उपकरण पर प्राप्तांकों का सहसंबंध है, तो आपका सेकंड होगा। विश्वसनीयता का मान ऋणात्मक हो सकता है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद यह प्रतिदर्शों के आधार पर परिवर्तित होता है, तो ये होगा। इसके बाद यह प्राप्तांकों की विचरणशीलता से प्रभावित होता है, तो ये भी होगा। ठीक है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, बी डी ई। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ये अभी का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। किसी चुने हुए व्यवसाय में सफलता की संभावनाओं के आकलन हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरणों का निर्देशन केंद्र पर उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो व्यवसाय में सफलता की संभावनाओं का आकलन करने के लिए, ठीक है, तो जब हमें किसी व्यवसाय में सफलता की संभावनाओं के आकलन हेतु निम्नांकित में से किन उपकरणों का निर्देशन केंद्र पर उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपका निष्पत्ति परीक्षण, रुचि तालिका परीक्षण, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण और व्यक्तित्व तालिका परीक्षण। तो इसमें आपको पता होगा कि किसी व्यवसाय में आपको हमने बताया था कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण या अभियोग्यता परीक्षण, ये हर बच्चे की, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उपलब्धि परीक्षण हर बच्चे का समान हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। आपको मान लीजिए क्लास में काफ़ी बच्चों को एक जैसे नंबर मिल सकते हैं, ये आपकी उपलब्धि परीक्षण होती है। लेकिन जो आपकी अभिक्षमता परीक्षण या अभी योग्यता होती है वो हर बच्चे की अलग अलग होती है। हम किसी भी बच्चे को कितना भी पढ़ाएंगे, कितना भी सिखाएंगे, लेकिन उसका जो मन करेगा, उसके अंदर जो योग्यता होगी, वही वो व्यक्ति उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। मतलब कि किसी व्यक्ति को, किसी बालक को हम कितना भी कोशिश कर लें कि वो बालक डॉक्टर बन जाए, यदि उसका इंटरेस्ट, उसके अंदर योग्यता केवल एक बिजनेस करने की होगी तो वो डॉक्टर कभी नहीं बन सकता, वो व्यवसाय ही करेगा। तो यहाँ पर यही है कि किसी चुने हुए व्यवसाय में सफलता की संभावनाओं के आकलन हेतु निम्नलिखित में से किन उपकरणों का निर्देशन केंद्र पर उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, क्योंकि ये सबके अंदर अपनी अलग अलग होती है। हमको व्यवसाय करना है या हम नेट क्वालिफाई करेंगे या टीचर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, समझ में आया? ये आपका 2018 के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, एक अन्वेषक आरटीई शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की प्रगति को अभिनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन करना चाहता है। ठीक है, एक अन्वेषक आरटीई शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की प्रगति को अभिनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन करना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान उपकरण इस प्रयोजनार्थ सबसे अधिक उपयुक्त होगा? ठीक है, तो जब हम बड़े स्तर पर चीज़ों को जानना चाहते हैं, ठीक है, तो बड़े स्तर पर जब हमको चीज़ों को, और यहाँ पर है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में, ठीक है, कि कार्यान्वयन की प्रगति को ये कितना, वो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
आपने किया उसका कार्यान्वयन की जो प्रगति फाइनल रूप से वो कितना सफल हुआ, इसको अनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन करना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान उपकरण प्रयोजनार्थ सबसे अधिक होगा। तो निर्धारण मापनी इसमें होगा नहीं, और इसमें ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम को परीक्षण ऑब्जर्वेशन हम कर नहीं सकते हैं। और जो समाज विधि परीक्षण होता है वो आपको पता होगा कि सामाजिक तौर पर लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, समाज में स्तर किस तरीके का, व्यक्ति का कैसा, सामाजिक चीज़ों की जानकारी के लिए हम यूज करते हैं। और निर्धारण मापनी जो रेटिंग स्केल होती है, यहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति के गुण एवं विशेषताओं के आधार पर उसको क्या क्या देते हैं, रेट देते हैं, ठीक है, उसकी मूल्य को निर्धारित करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्नावली परीक्षण है ये एक बड़े स्तर पर, यदि हमको किसी से इंफॉर्मेशन चाहिए अपने रिसर्च से रिलेटेड, अपनी समस्या से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम सभी लोगों को प्रश्नावली की एक सूची देते हैं और उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके अंदर जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो देंगे, तो वहाँ से वापस में हमको आंसर जो प्रश्नावली जिसको हम देते हैं, जो प्रयोजक होता है वो वापस भर के उसको फिल करके हमको वापस कर देता है, जिससे हमको हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ का इसका राइट आंसर होगा आपका प्रश्नावली, ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिक्षमता पद के सबसे अधिक निकट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिक्षमता पद के सबसे अधिक निकट है। तो आपको अभी हमने आपको बता चुके हैं कि अभिक्षमता क्या होता है, इसी को हम अभियोग्यता भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसी को हम अभियोग्यता भी कहते हैं, अभिक्षमता को अभियोग्यता भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है, ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण उसी को कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के अंदर कितनी अभिक्षमता है, कितनी उसके अंदर अभियोग्यता है, कितनी उसके अंदर प्रवणता है, आपने सुना होगा कहीं कहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि विशेषताओं के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, योग्यताओं के आधार पर हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। जैसे किसी में भाषा बोलने की योग्यता अधिक होती है, किसी में संगीतज्ञ बनने की योग्यता होती है, किसी में डॉक्टर बनने की योग्यता होती है। तो ये अपना अंदर से योग्यता होती है, ठीक है, ये क्या होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो इसका आपका होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिक्षमता पद के सबसे अधिक निकट होगा। तो योग्यता ठीक है, उपलब्धि भी ठीक है, क्षमता ठीक है। तो ये देखिए सारे शब्द आपके मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर होगा ये आपका होगा डी, ठीक है, डी, अंतःशक्ति। क्यों, कैसे, क्योंकि हम किसी भी बालक को कितना भी मोटिवेट कर लें, कितना भी मोटिवेट कर लें, जब तक उसके मन में अंदर से किसी काम को करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, तो तब तक उस काम को वो उतने अच्छे से नहीं कर सकता है, ठीक है। जिस व्यक्ति में जिस काम के प्रति लगन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं, और उसी क्षेत्र में वो बालक आगे जाता है और उसी क्षेत्र में उसके अंदर अभिक्षमता या अभियोग्यता होती है। तो इसका फाइनल आंसर होगा आपका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका नवंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी निष्पत्ति परीक्षण आपको बता चुके हैं, उपलब्धि परीक्षण को ही, अचीवमेंट टेस्ट को ही निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, ठीक है। उपलब्धि जो क्लास में आपका क्लास टेस्ट होता है या फाइनल एग्जाम होते हैं उन्हीं को निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। किसी निष्पत्ति परीक्षण के प्रश्न का कठिनाई मान से निम्नांकित में से किस विधि द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। उन छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, उन छात्रों का प्रतिशत जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके हैं, उन प्रश्नों का प्रतिशत जिन्होंने उत्तर गलत रूप में दिया, अस्पष्ट प्रश्नों का प्रतिशत। तो यहाँ पर जो निष्पत्ति परीक्षण होती है या आपके उपलब्धि परीक्षण होते हैं, जो आपका एग्ज़ाम बनाया जाता है, जो आपका टेस्ट लिया जाता है, क्लास टेस्ट होते हैं, मान लीजिए आप 10th कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, ये जो आपके पेपर होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, और इन्हीं को निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, नॉर्मल बेस पे, एक नॉर्मल उस पर बनाए जाते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट
उनका सही आंसर दे सकें। मान लीजिए ज़्यादातर स्टूडेंट 60% पास तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे बना दें तो जो स्टूडेंट हो वो 30 या 20% ही पास हों। तो इनका मतलब होता है कि कम से कम 60% एवरेज होना चाहिए। तो केवल वही लोग उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं जो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होता है, ठीक है। तो कठिनाई स्तर क्या होता है आपको मालूम होगा। जो कठिन स्तर होता है, कठिनाई स्तर होता है, उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन इस पेपर को नहीं बनाते हैं, नॉर्मल रेंज पे बनाते हैं, नॉर्मल एक एवरेज पेपर बनाते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट उसको नॉर्मल कर सकें, ठीक है। तो किसी निष्पत्ति परीक्षण के प्रश्न का कठिनाई मान से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उन छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो कोई प्रश्न कठिन है हम कैसे कहते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न सरल है ये हम कैसे कहते हैं, जब वो प्रश्न हमको आ जाता है तो हम कह देते हैं कि ये प्रश्न इजी है। लेकिन जब कभी भी वही प्रश्न हमको नहीं आता है, वही क्वेश्चन हमको नहीं आता है, तो हम कह देते हैं कि वो क्वेश्चन बहुत कठिन है, ठीक है। तो ये तो केवल हमारा हुआ, लेकिन निष्पत्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण पूरे के पूरे क्लास को देना होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न होता है उसके कठिन होने के बारे में या सरल होने के बारे में जो हम अंदाज़ा लगाते हैं वो इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं कि यदि ज़्यादातर छात्र उसका सही आंसर दे देते हैं, ठीक है। यदि ज़्यादातर जो छात्र होते हैं उसका सही आंसर दे देते हैं तो वो प्रश्न कैसा होता है, सही होता है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल होता है। यदि ज़्यादातर स्टूडेंट जो मान लीजिए जो स्टूडेंट होशियार भी है फिर भी उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा, वो प्रश्न कैसा होगा, कठिन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी निष्पत्ति परीक्षण के प्रश्न का कठिनाई मान से निम्नलिखित विधि द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उन छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखेंगे कि उन छात्रों का प्रतिशत देखेंगे जिन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि प्रश्न का जो कठिन मान था, कठिनाई मान था, वो कैसा था, ठीक है। उन छात्रों का प्रतिशत जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके हैं तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जिनने पढ़ाई नहीं है उनको कैसे मालूम होगा, ठीक है। उन प्रश्नों का प्रतिशत जिन्होंने उत्तर गलत रूप में दिया है तो ये भी नहीं होगा। स्पष्ट प्रश्नों का उत्तर, तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ए, कि उन छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि प्रश्न हमारा कितना कठिन था या सरल था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण व्यक्तित्व के गूढ़ पहलुओं के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण व्यक्तित्व के गूढ़ पहलुओं के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। देखिए आपका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण व्यक्तित्व के गूढ़ पहलुओं के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो पहला वाक्य पूर्णता परीक्षण, दूसरा संकलित निर्धारण पैमाना, व्यावसायिक रुचि परीक्षण, मौखिक अभिरुचि परीक्षण। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि व्यक्तित्व के गूढ़ पहलुओं के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है, ठीक है। इससे मतलब ऐसा कौन सा परीक्षण है जिससे हमारे अंदर की चीज़ें, मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है, ठीक है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन, जो अंदर की चीज़ें दबी हुई हैं, जो उनके बारे में हमको पता चले कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, अंदर की बातों का पता करना। तो वाक्य पूर्णता परीक्षण, संकलित निर्धारण पैमाना, व्यावसायिक रुचि मापनी, तो ये तो होगा नहीं। मौखिक अभिरुचि परीक्षण, ये भी नहीं होगा। संकलित निर्धारण पैमाना, तो यहाँ पे जो आपका फाइनल ईयर एग्जाम होता है उसको, तो ये भी नहीं होगा। वाक्य पूर्णता परीक्षण, तो इसमें आपका वाक्य पूर्णता परीक्षण होता है। वाक्य पूर्णता परीक्षण होता क्या है कि जब कभी भी हमको कोई आधी बात या आधा सेंटेंस लिख दिया जाता है, आधा सेंटेंस लिख दिया जाता है, उसमें होता क्या है कि हमको पूरा करना होता है उस सेंटेंस को। मान लीजिए कोई पहेली, जैसे आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो न्यूज़पेपर में पीछे पहेली दी होती है, या कोई चित्र बने होते हैं, उसमें से हमको ये ढूंढना होता है कि इसमें
कौन सी चीज़ें गायब हैं, ठीक है। या कोई आधा चित्र बना देते हैं, उस चित्र को पूरा कीजिए। कोई मान लीजिए कोई लेडीज़ का चित्र बना दिया या कोई फीमेल या मेल का बना दिया, उसमें से उसके कुछ बॉडी पार्ट्स कम कर देते हैं, फिर देखते हैं, उनको आप पूरा कीजिए, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, वाक्य पूर्णता परीक्षण, कि मतलब आधा हमने बताया और आधा आपको पूरा करना है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्तित्व के अंदर के गूढ़ पहलुओं जो चीज़ें, उनका भी हमको मालूम चल जाता है कि आप कितने किसी बात को, कितना आप किसी चीज़ को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने, ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद कूट दिए हुए हैं, कूट बाद में देख लेंगे, पहले इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग को, सभी लोग को क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कथन से परीक्षणों के मानकीकरण में चरणों के तार्किक क्रम की व्याख्या होती है, स्पष्ट रूप से चुनिए, ठीक है। ये आपका जनवरी 2017 का क्वेश्चन है। तो मानकीकरण में चरणों के तार्किक क्रम में, तो सबसे पहले आपको पता है कि मानकीकरण परीक्षण क्या होते हैं। तो जो मानकीकरण परीक्षण होते हैं उसमें हमारा क्या, सब सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। जो हमारा कंटेंट होता है, विषय वस्तु होता है, वो पहले से डिसाइड होता है। आपको कितने टाइम में एग्ज़ाम देना है, कहाँ पर टाइम टेबल एग्ज़ाम होता है, कौन आपका टेस्ट लेगा, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम होते हैं या यूपी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो इनके ये मानकीकरण हमको पहले से मालूम है। यहाँ पे मेरिट नहीं जाती है, हमको पहले से मानक निर्धारित कर दिया जाता है कि मान लीजिए सी टेट में आपको 60% मान लीजिए क्वालिफाई आप होंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि कितने बच्चों ने 60% लिए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो नेट का एग्ज़ाम होता है, ये क्या होता है, इसमें पहले से हमारा मानक निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। मेरिट के हिसाब से है, कभी आप मान लीजिए 50 में भी एलिजिबल हो जाएंगे, आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, और कभी ऐसा होगा कि यदि मेरिट हाई जाती है तो 50 में आप नेट क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है, 50% पर। तो ये होता है। यहाँ पर हमारा जो मानकीकृत परीक्षण होती हैं, परीक्षाएँ पहले से निर्धारित होती हैं। जो हमारा एग्ज़ाम होता है, जो विषय वस्तु होती है, वो सारी पहले से निर्धारित होती हैं, ठीक है। टाइम निर्धारित होता है, और किस मानक को आपको पूरा करना है, कितना % में आप क्वालिफाई होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं। तो ये होता है हमारा मानकीकृत परीक्षण। अब आप इसमें स्टेप को देखिए, ठीक है। और परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता, ये तो सारी चीज़ें होती ही हैं, ठीक है। परीक्षण वही जो आपने उद्देश्य की पूरी करे, जिसके लिए वो बनाया गया है उसको पूरा करे, ठीक है। तो ये आपका परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। अब मानकीकरण हमने आपको बता दिया है, इसमें आप इसके वो देखिए, ठीक है। तो पहला है क्षेत्र वितरण, दूसरा है परीक्षण के पदों का निरूपण, परीक्षण के पदों का प्रारंभिक परीक्षण, परीक्षण के पदों की जांच, उद्देश्यों का स्तर निर्धारित करना, परीक्षण के पदों की कठिनाई और विभेदीकरण शक्ति की समीक्षा करना। तो देखिए समीक्षा करना तो लास्ट में ही आएगा, ठीक है। विषय वस्तु विश्लेषण, तो विषय वस्तु विश्लेषण ये आपका सबसे पहले आएगा, विषय वस्तु का विश्लेषण, ठीक है। परीक्षण नियम पुस्तक तैयार करना, ठीक है। इसके बाद विश्वसनीयता, वैधता और नियमावली, तो ये तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आपका आएगा विषय वस्तु विश्लेषण। तो क्योंकि जो मानकीकरण परीक्षण होते हैं उसमें सबसे पहले हमारी क्या, विषय वस्तु का हम डिफाइन कर देते हैं कि किस विषय वस्तु से हमें एग्ज़ाम देना है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हमारे उसमें आएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नेट का सिलेबस पहले से डिसाइड है कि इसी के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो सी टेट का पहले से डिसाइड होता है या यूपी टेट का पहले से डिसाइड होता है। तो विषय वस्तु विश्लेषण, सबसे पहले आपका विषय वस्तु विश्लेषण आएगा। तो सबसे पहले आपका जी, कूट के हिसाब से आपको पहले ही पता चल गया होगा कि डी ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि जी ऑप्शन और किसी में आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है इसमें क्षेत्र वितरण, क्षेत्र वितरण आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर भी देख लेते हैं, इसके बाद ई, उद्देश्यों का स्तर निर्धारित करना कि क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं, और क्षेत्र वितरण का मतलब है कि कितना एरिया हम ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उद्देश्यों का वितरण निर्धारित करना। अगला आपका परीक्षण के पदों का निरूपण करना,
ठीक है। इसके बाद परीक्षण के पदों का प्रारंभिक परीक्षण, मतलब कि ये सारी चीज़ें केवल एक ही हैं, ठीक है, टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। परीक्षण के पदों का प्रारंभिक परीक्षण। इसके बाद परीक्षण के पदों की कठिनाई और विभेदीकरण शक्ति की समीक्षा करना कि जो परीक्षण के जो पद हैं वो कितने कठिनाई, उनका कठिनाई लेवल क्या है, ठीक है। इसके बाद परीक्षण के पदों की जांच करना। इसके बाद आपका विश्वसनीयता, वैधता और नियमावली ज्ञात करना, और अंत में जो होगा परीक्षण नियम पुस्तक तैयार करना, ठीक है। जो अंत में होगा आपका परीक्षण नियम पुस्तक तैयार करना। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, इतने सारे स्टेप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में यदि मानकीकृत से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा कंटेंट, जो विषय वस्तु होगा उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा डी। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने इसी तरीके का क्वेश्चन है। एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। ये क्वेश्चन हम भी आपको पीछे 2-3 क्वेश्चंस निकल चुके हैं इस तरीके की, तो आपको सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अभिवृत्ति परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण। तो इसमें आपका सबसे पहला होगा अभियोग्यता परीक्षण, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आप किस क्षेत्र में योग्य हैं, आप क्या करने लायक हैं, आपके अंदर कितनी योग्यता है, आप कौन सा काम कर सकते हैं। तो विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, यदि हमको मालूम है कि आपको शॉप चलाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई व्यवसाय को नहीं कर सकते, तो ये पहले से ही एक व्यक्ति को पता चल जाता है। मान लीजिए कोई पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, तो हम पहले से ही कह सकते हैं कि ये पढ़ाई में बहुत योग्यता रखता है और डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम कैसे कह देंगे कि उसके अंदर डॉक्टर बनने की योग्यता होती है, योग्यता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है, अभियोग्यता परीक्षण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये तभी आपको मापनी पढ़ाई नहीं है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कि प्रश्नावली, 11वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में क्यों अधिक उपयोगी है, ठीक है। प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में क्यों अधिक उपयोगी है। व्यक्तिगत और संवेदनशील सूचना प्राप्त करने की इसकी क्षमता, इसकी त्रुटि के स्रोत, इसकी कम विश्वसनीयता, साक्षात्कारकर्ता के प्रशिक्षण की आवश्यकता। तो प्रश्नावली की यहाँ पर ये पूछ रहा है, प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में क्यों अधिक उपयोगी है, ठीक है। तो प्रश्नावली में क्या होता है आप सभी को हम बता चुके हैं। प्रश्नावली में ये होता है कि हम अपने टॉपिक से रिलेटेड एक सूची बनाते हैं, और जिससे हमको सूचनाएं चाहिए होती हैं, जिससे हमको जानकारी चाहिए होती है, उस व्यक्ति को वो प्रश्नावली की सूची दे देते हैं, और उसमें कह देते हैं कि आप उन क्वेश्चन के आंसर हमको लेके दीजिए, जो क्वेश्चन हमने आपसे उसने पूछे हैं, ठीक है। तो वो दूसरे दिन उस व्यक्ति को उसमें आंसर फिल करके शोधकर्ता को दे देता है, ठीक है। और साक्षात्कार इंटरव्यू में क्या होता है, फेस टू फेस बातचीत होती है। ऑब्जर्वेशन जो निरीक्षण करता होता है, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो खुद सामने होता है, सारे क्वेश्चंस वो पूछता है और रिप्लाई आप मौखिक रूप में देते हैं। तो प्रश्नावली में जो होती है केवल हमको उसके लिखे के अकॉर्डिंग हम आंसर को देख लेते हैं, और साक्षात्कार में क्या होता है हम उसके बातचीत करने का तरीका, उसके हाव भाव, और वो सेंटेंस किस तरीके से बता पा रहा है, ये चीज़ें भी हमको मालूम चल जाती हैं। किस तरीके से वो बोलता है, उसके अंदर किसी को समझाने की क्षमता है कि नहीं है, तो ये भी। तो यहाँ पर प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में क्यों अधिक उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत और संवेदनशील सूचना प्राप्त करने की इसकी क्षमता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब कि
कि यहाँ पे हमने बताया ना व्यक्तिगत और संवेदनशील सूचना प्राप्त करने की इसकी क्षमता, कि आपका व्यक्तिगत रूप से आप किस तरीके से बात करते हैं ये भी पता चल जाता है, और किस तरीके से आप बोलते हैं, तो सारी चीज़ें, आपका बैठने उठने का तरीका, सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं। लेकिन प्रश्नावली में क्या होता है, इन चीज़ों को हमें कोई जानकारी नहीं होती है, केवल हम आंसर देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। जब फेस टू फेस जो बातचीत होती है वो ज़्यादा बेटर मानी जाती है। जो चीज़ें हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, जिस व्यक्ति से हम स्वयं बात कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा सही होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत और संवेदनशील सूचना प्राप्त करने की इसकी क्षमता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, जुलाई का। परिघटना वृत्त आधारित अनुसंधान के लिए, ठीक है, कौन सा शोध उपकरण सटीक है? परिघटना वृत्त आधारित, ठीक है, मतलब कोई घटना घट चुकी है और हमको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो कौन सा शोध उपकरण सबसे ज़्यादा सही होगा? प्रश्नावली, तो प्रश्नावली का तो यूज उसमें होगा ही नहीं। साक्षात्कार, इंटरव्यू का भी नहीं होगा, क्योंकि कोई घटना घट गई है तो उसको हमको देखना है या उसकी जानकारी चाहिए। तो वार्तालाप हो सकता है कि किसी से हम जाके पूछ लें कि भाई घटना कैसी थी या क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका स्व रिपोर्टिंग का मतलब होता है खुद हम वहाँ पर जाएं और खुद से हम उसको देखें। ठीक है, खुद से हम उसका ऑब्जर्वेशन करें और खुद सारी चीज़ों को समझें कि घटना थी तो क्या थी और घटना क्यों हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 26 क्वेश्चन 26 है कि एक अनुसंधानकर्ता, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक अनुसंधानकर्ता मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावकारिता के संबंध में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना चाहता है, तो इस प्रयोजन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं कि जब इस तरीके का बड़े पैमाने पर जब हम कोई चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या सर्वेक्षण करना है, तो यहाँ पर ना तो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ना हर व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम प्रश्नावली का ही यूज करते हैं। इसके पहले अभी हमने आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं, वो आपका था एजुकेशन, कोई वो था क्वेश्चन इसी तरीके का था, पिछले उसमें हमने करवाया है आपको क्वेश्चन। देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन था। थोड़ा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वाला करवाया था कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 के कार्यान्वयन की प्रगति को अभिनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन करना चाहता है, तो कौन सा अनुसंधान उपकरण का यूज करेगा? तो उसमें भी आपका प्रश्नावली था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका प्रश्नावली, क्योंकि जब बड़े स्तर पर हमको जानकारी चाहिए होती है तो हम हर व्यक्ति से मिल नहीं सकते, उनसे संबंधित, जिससे संबंधित हमको जानकारी चाहिए उससे संबंधित हम एक प्रश्नावली तैयार करते हैं, जिसमें उन प्रश्नों को रखते हैं और उन प्रश्नों के नीचे थोड़ी जगह छोड़ते जाते हैं कि जो उत्तरदाता हो वो अपना आंसर उसमें लिख सके। ठीक है, इसके बाद जिनको हम इन्फॉर्मेशन जिन व्यक्तियों से चाहिए होती है उन व्यक्तियों को हम वो प्रश्नावली अनुसूची दे देते हैं, क्वेश्चनायर बोलते हैं जिसको, दे देते हैं और दूसरे दिन उनसे जब वो उसको फिल कर देते हैं तो उन व्यक्तियों से ले लेते हैं, तो उस संबंध में हमको जानकारी इकट्ठी हो जाती है, जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो मध्याह्न भोजन योजना मतलब कि मिड डे मील, ठीक है, जो हमने मिड डे मील चलाई थी उसकी जो प्रभावकारिता है कि जिस उद्देश्य के लिए चलाई थी वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके संबंध में हमको सर्वेक्षण करना है एक बड़े पैमाने पर। तो हम हर व्यक्ति से तो मिल नहीं सकते, तो इसके लिए इसमें आपका ऑप्शन देख लीजिए, प्रेक्षण समय सारणी, तो ये तो होगा ही नहीं। समाज मिति आपको पता होगा, ये लोकप्रियता के लिए होता है, समाज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंटरव्यू हर व्यक्ति का हम इंटरव्यू यहाँ पर ले नहीं सकते, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी, प्रश्नावली। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं का मापन किस परीक्षण से होता है? विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं का मापन किस परीक्षण से होता है, जिन्हें उनकी भावी निष्पन्नता का पूर्वानुमान करने के लिए आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, जिनके मतलब इसका ये मतलब है कि जो विद्यार्थियों की जो विशिष्ट क्षमताएं होती हैं उनका मापन
किस परीक्षण से होता है, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा। ठीक है, भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, पूर्वानुमान करने के आधार पर बनाया जा सकता है। तो उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, ठीक है, अभिरुचि परीक्षण और अभिवृत्ति परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मतलब कि शुरुआत से हम जब देखते हैं कि बच्चे को कौन सा काम करना पसंद होता है, कौन सा काम बच्चा आगे होता है, स्कूली चीज़ों को भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये बात करें पूर्वानुमान करने के आधार पर। ठीक है, तो जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसमें तो अचीवमेंट टेस्ट, तो उसने उतनी ख्याति हासिल कर ली होती है, उसको उतनी उपलब्धि मिल जाती है। तो जो उपलब्धि मिलती है, आगे बच्चा किस क्षेत्र में आगे जाएगा, तो वहाँ पर किस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण में तो बच्चे का IQ देखते हैं कि उसमें कितनी बुद्धि है, किस लेवल की बुद्धि है। ठीक है, प्रतिभाशाली है या सृजनशील है। ठीक है, इसके बाद आपका उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण आपकी मार्कशीटों के आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभिरुचि परीक्षण, इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट टेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है, इसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आप भविष्य में क्या करेंगे। ठीक है, अभिवृत्ति परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, कि बच्चा किस तरीके का शो ऑफ कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, तो अभिवृत्ति परीक्षण जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा अभिरुचि परीक्षण, इंटरेस्ट परीक्षण। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट टेस्ट, जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होगा, आगे हम कह सकते हैं पूर्वानुमान। ठीक है, इसका पूछा गया है कि भावी निष्पन्नता का पूर्वानुमान करने के लिए आधार बनाया जा सकता है। तो उसके इंटरेस्ट को, उसकी रुचि के आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चा आगे क्या करेगा या क्या करने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, अगला है परीक्षण और सूचना सेवाओं की गुणवत्ता बहुत कुछ निर्भर करती है। ठीक है, परीक्षण और सूचना सेवाओं की गुणवत्ता बहुत कुछ निर्भर करती है। प्रामाणिक और विश्वसनीय उपकरणों की उपलब्धता, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो अच्छा परीक्षण होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो परीक्षण की और सूचना सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में बात कर रही है कि किन किन चीज़ पर डिपेंड होता है जो अच्छा परीक्षण होगा। ठीक है, गुड टेस्ट की कौन कौन सी क्वालिटी हैं, तो प्रामाणिक और विश्वसनीय उपकरणों की उपलब्धता, तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो सूचना हम इकट्ठी कर रहे हैं जो परीक्षणों के माध्यम से, तो वो परीक्षण कैसे हो, प्रामाणिक हो और विश्वसनीय उपकरण की उपलब्धता, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आधारित संरचना का समर्थन, ये नहीं होगा। उन्हें संभालने के लिए उपयुक्त अभिकर्मी गुण, सेवार्थियों की अभिवृत्ति, तो इसका राइट आंसर होगा, देखने से ही पता चल रहा है, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कोई क्वेश्चंस। आगे ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको, कि किसी जनजातीय समाज के सामाजिक रीति रिवाजों को समझने के लिए अध्ययन की निम्नांकित में से कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त होगी। साक्षात्कार, स्व रिपोर्ट देना, प्रतिभागी परीक्षण और परीक्षा। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब किसी जनजाति के बारे में बात की जाए, रीति रिवाजों के बारे में बात की जाए, तो सबसे पहले जो वहाँ पे होगा प्रतिभागी ऑब्जर्वेशन होगा। प्रतिभागी ऑब्जर्वेशन की जब तक हम वहाँ पर जाकर, वहाँ पर रहकर उनकी चीज़ों को नहीं देखेंगे, ठीक है, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि वो लोग कैसे खाते हैं, किस तरीके से उनके यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, क्या उनके रीति रिवाज हैं। मतलब स्व रिपोर्टिंग का देखिए, साक्षात्कार तो यहाँ पे सीधा सीधा इंटरव्यू हो गया, फेस टू फेस बात करके हम किसी भी व्यक्ति से उसकी जनजातीय रीति रिवाजों के बारे में पूछेंगे तो वो उतना बता देगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बताएगा जितनी इन्फॉर्मेशन हमको सही चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्व रिपोर्टिंग में क्या होता है, घटना घटने के बाद हम देख लेते हैं, जाके ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, और प्रतिभागी परीक्षण ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इसमें होता है कि हम स्वयं, सहभागी ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं इसको, सहभागी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सहभागी परीक्षण, तो जब हम स्वयं वहाँ पर जाते हैं,
उनकी चीज़ों को, क्रियाकलापों को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं कि वो किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से बैठते हैं। इंटरव्यू में क्या है, कोई व्यक्ति आपके सामने 2-4-10 मिनट बहुत अच्छे से बातचीत कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ उसकी क्या है, वास्तविकता में वो क्या करता है, किस तरीके से जीता है। जब हमको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वहाँ पर हमेशा प्रतिभागी प्रेक्षण या सहभागी अवलोकन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये दिसंबर 2014 में फिर से सेम यही क्वेश्चन है, घुमा भर दिया। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है किसी जनजातीय समाज के सामाजिक रीति रिवाजों को समझने के लिए अध्ययन की निम्नांकित में से कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त होगी। और नीचे जो क्वेश्चन है, किसी जनजाति के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं की गहन सूझबूझ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त होगी। तो इसमें भी आपका प्रतिभागी प्रेक्षण ही होगा। जब कभी भी जनजाति की किसी के सांस्कृतिक रीति रिवाजों की बात आ जाए तो वहाँ पर हम हमेशा सहभागी अवलोकन ही, ठीक है। जब कभी भी आपके सामाजिक रीति रिवाजों की बात की जाए, सांस्कृतिक चीज़ों की बात की जाए, तो वहाँ पर हम हमेशा क्या लगाते हैं, सहभागी अवलोकन या प्रतिभागी अवलोकन, प्रतिभागी परीक्षण। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन फिर से एक उसी टाइप का क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 5 विभिन्न राज्यों से सूचना एकत्र करने के लिए बेहतर शोध उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इस तरीके के जब हमको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर सूचना चाहिए होती है तो हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्नावली का यूज करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रश्नावली, क्वेश्चनायर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपके सामने ये जून 2014 का कोई क्वेश्चन है। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, जो हम अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो उम्मीदवारों के चयन के लिए जो आपका ये टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है, बीएड बीटीसी वाले जो आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, सी टेट, यूपी टेट होता है, ठीक है, या सी टेट होता है, सुपर टेट भी होने लगे हैं। तो ये आपके जो चयन के लिए जो टेस्ट होते हैं अध्यापक पात्रता परीक्षण, ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, नियोजन परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा ये क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अभिक्षमता, अभियोग्यता। इसमें आप ये क्योंकि जो उपलब्धि परीक्षण होता है हम आप सभी को बता चुके हैं, ये डिग्री जो क्लास में टेस्ट होते हैं, जो आपको मार्कशीट मिलती है उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभिक्षमता परीक्षण क्या होती है, हम कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, कितनी हमारे अंदर योग्यता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी योग्यता को दर्शाते हैं। यदि हम अपनी इस टेस्ट में योग्यता को दर्शा लेते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि हम इसके योग्य हैं, जो आपका एनटीए का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मान लीजिए जो यूपी टेट, मतलब कि हम इस टीचर बनने के लायक हैं, ठीक है। लेकिन जो डिग्री हमारे पास है, जो हमने मास्टर डिग्री की हुई है, जो हमने बीए किया हुआ है, जो बीएड किया हुआ है, ये क्या है, हमारा उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी उपलब्धि की, हमने बीए की उपलब्धि पाली, एमए की उपलब्धि पाली, ठीक है। लेकिन अभिवृत्ति परीक्षण ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आपका ये इस तरीके की जो प्रवेश के लिए जो भी परीक्षण के ये प्रेजेंट टाइम में इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये भी इसी पे डिपेंड है। अभिक्षमता परीक्षण आपकी योग्यता को देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी प्रकटना विशेष में किसी रुचि का मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक समुचित है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी प्रकटना विशेष में किसी रुचि का मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक समुचित है, मतलब समुचित है प्रश्नावली, ठीक है। प्रकटना विशेष में किसी रुचि का मूल्यांकन करना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्नावली, मापनी, परीक्षण, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं अत्यधिक संकुचित या समुचित होना चाहिए। विस्तार जो प्रश्नावली तो हमारा बहुत बड़े एरिया को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। मापनी,
परीक्षण। तो इसमें आपका राइट जो सबसे छोटा यहाँ पर पूछ रहे हैं तो कौन सा होगा कि हम किसी भी जो प्रघटना, किसी भी घटना के विशेष में संबंध में किसी रुचि, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन करने के लिए हम सूची का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख लीजिए, ये 46 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में शिक्षकों की राय जानने के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में शिक्षकों की राय जानने के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा। यहाँ पर हम बड़े लेवल पर माध्यमिक शिक्षा के बारे में, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में शिक्षकों की राय जानना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उपकरण होगा, हमने आपको बताया, साक्षात्कार, इंटरव्यू हम हर किसी का नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी नहीं किया जा सकता, और प्रक्षेपीय तकनीकें आपको पता है किसी व्यक्तित्व के लिए मानसिक जो मनोवैज्ञानिक मापनियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रश्नावली। एक बड़े लेवल पर हम जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में जो शिक्षक होंगे इससे रिलेटेड, इन सभी को हम प्रश्नावली एक तैयार कर लेंगे। उसमें जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को दे देंगे और उनसे संबंधित हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका प्रश्नावली सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके जो हमने आपको टूल्स पढ़ाए हैं और उनसे रिलेटेड। आगे की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।